गूंज की दूसरी कहानी अमृत। कहते हैं वक्त की आवाज करवटें बदल आगे बढ़ रहा है। ना जाने आसमां से कितने आश्चर्य जमी पर गिरते गए। कोई बिरला ही इसे अपने झोली में डाल स्वयं की तरफ दौड़ लगाता है। ऐसे ही सरयू पार के जाने माने डॉक्टर शिवभान गरीबों की सेवा के लिए जी जान से तत्पर रहते। हर रोज की तरह समय से अपने क्लिनिक पहुंच रोगियों को देखना शुरू ही किए थे। तभी जूनियर डॉक्टर सुजात घबराते हुए सर के बीच में पहुंच, डॉक्टर सुजात सर, इमरजेंसी, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर शिवभान, चलिए देखते हैं। तक्षण अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधे इमरजेंसी रूम में पहुंचते हैं। उस दौरान मरीज को देखते ही डॉक्टर शिवभान, अरे इसका बीपी तो 240 तक पहुंच गया है, तत्काल तेजलाक वैक्सीन दीजिए। तत्काल वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन उसी क्षण हालात और भी अस्थिर होती चली गई। देखते ही देखते मरीज दम तोड़ देता है। उस दौरान मरीज के घर वालों को देखते ही डॉक्टर शिवभान, देखे हम मरीज को नहीं बचा पाए, इतना कहते हुए सर झुका चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे अपने आवास पर पहुंचते हैं। उस दौरान उनकी पत्नी विभा को देखते ही, विभा क्या हुआ, आज पुनः आपकी आंखों में वही उदासी? डॉक्टर शिवभान, हाँ, आज पुनः एक मरीज को नहीं बचा पाए। विभा, आपने कोशिश तो किया, पर सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। संसार तो गाट के हाथों में है। होना या न होना सब कुछ उन्हीं के अनुसार होता है। डॉक्टर शिवभान, यही हैरानी होती है जब कोई गार्ड की बातें करता है। विभा, क्यों, क्या तुम्हें गार्ड पर भरोसा नहीं? डॉक्टर शिवभान, सबसे ज्यादा विश्वास है, इसलिए परेशान हूं। जो स्वयं में संपूर्ण है, उसे कौन सी जरूरत पड़ी हम सबको जन्म देने की? क्यों निर्माण किया इस सृष्टि का? विभा, मुझे इतना नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूं, जो संपूर्ण है एक वही सत्य है। डॉक्टर शिवभान, एक न एक दिन पूर्ण सत्य मनुष्य के मस्तिष्क में जरूर उतरेगा। विभा, मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है। डॉक्टर शिवभान, अच्छा विभा, 1 बज गया, अब मुझे रिसर्च सेंटर पहुंचना होगा। विभा, भोजन तो कर लीजिए। डॉक्टर शिवभान, टिफिन पैक कर दो। विभा, लेकिन याद रहे भोजन करना भूलना मत। डॉक्टर शिवभान, हाँ पता है, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना कहते हुए अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। तभी अपने मित्र हसन की तरफ देख मुस्कुराते हुए डॉक्टर शिवभान, मित्र हसन, एक रात मैंने सपना देखा, तितली बनकर एक फूल से दूसरों फूलों पर मदमस्त होकर रसपान कर रहा था। उस दौरान शायद मुझे बड़बड़ाते हुए देख मेरी पत्नी ने मुझे जगाया दिया, तो देखता हूं मैं अपने बिस्तर पर था। तो हैरानी हुई। डॉक्टर शिवभान, कौन था जो तितली बन गया, वो सही है या मैं? डॉक्टर हसन, मेरे हिसाब से जैसा मैं देखता हूं सत्य बिल्कुल इसके विपरीत है। वो सही दिखता ही नहीं, जो ही सत्य दिख जाए तो तितली वाला इंसान सच के ज्यादा करीब है। डॉक्टर शिवभान, इसका मतलब शरीर का दिखना भ्रम है। इस भ्रम के पीछे जो है वो सर्वविदित है। डॉक्टर हसन, सच पूछिए तो अगर एक ऐसा यंत्र हो जिसके मनुष्य को अणक रूप में देखा जा सके, तो अंदर व बाहर हमारे सृष्टि की गति एक समान सा दिखेगा। डॉक्टर शिवभान, एक जीवित तेजस्वण ब्रह्मांड के जन्म के कारण कहना क्या उचित होगा? डॉक्टर हसन, सच पूछिए तो शब्दों से लिखी गई सारे ज्ञान की बातें अपूर्ण है, क्योंकि सत्य को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। उसे खोजने के लिए अनुभव की दृष्टि से ही जाना जा सकता है। तब तक घड़ी की अलार्म बजता है। आवाज सुन डॉक्टर शिवभान, अब हमें अपनी बातों को यहीं विराम करना होगा, उसे भी लंच का समय हो गया है। डॉक्टर हसन, चलो अच्छा हुआ याद दिला दिए, वरना आज
आज तो टिफिन भी खुद ही धोना पड़ता। सब के सब भोजन कर सीधे घर पहुंचते हैं। तभी गाड़ी की आवाज़ सुन विभा मुस्कुराते हुए बाहर आती है। विभा, पहले ये बताओ, समय से भोजन कर लिए थे? डॉक्टर शिवभान, भोजन करना कैसे भूल सकते हैं? फिर से अपने कानों का दर्द बढ़ाना है तुम्हारा डांट सुनते सुनते। विभा, चलो अच्छा हुआ, ये दर्द बेहतर है। तभी बगल जोर जोर नाच गाने की आवाज़ सुन डॉक्टर शिवभान, बगल से बड़े जोरों की आवाज़ आ रही है। विभा, हाँ बेटा हुआ है, कम से कम आवाज़ तो सुनाई पड़ा। डॉक्टर शिवभान, तुम्हारे कहने का मतलब अब हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। विभा, हाँ डॉक्टर साहब, शीशा जरा ध्यान से देखिए, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। डॉक्टर शिवभान, बालों से कुछ नहीं होता, वैसे भी सफ़ेदी अभी ऊपर ही है। विभा, बस करिए, चलिए भोजन कर लीजिए, इसके बाद अपने बहादुरी दिखाना। डॉक्टर शिवभान, देखिए मजाक मुझे कम पसंद है। तत्पश्चात भोजन कर आराम करते हैं। अगली सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए ज्यों ही अपनी गाड़ी पर सवार होते हैं, तभी विभा आवाज़ देते हुए, विभा, आज फिर टिफिन लेना भूल गए, लीजिए और समय से भोजन कर लेना। डॉक्टर शिवभान, खाना खिला खिलाकर मोटा कर दे रही हो, कहीं प्यार करने में दिक्कत न हो। इतना कहते हुए अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तत्पश्चात मरीजों को देखते हुए डॉक्टर शिवभान, कहिए किशनचंद, अब कैसी तबीयत है? किशनचंद, डॉक्टर साहब काफ़ी आराम है। डॉक्टर शिवभान, अभी 10-15 दिन ये दवाई और चलेगी। किशनचंद, ठीक है डॉक्टर साहब। तभी आगे बढ़ते हुए अगले मरीज के पास पहुंच डॉक्टर शिवभान, कहिए भैरव सिंह, अब कैसी तबीयत है? भैरव सिंह, डॉक्टर साहब अब काफ़ी आराम है। तब तक डॉक्टर सुजात वहां पहुंच। डॉक्टर सुजात, सर, डॉक्टर हसन पर सर आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर शिवभान, चलिए देखते हैं। अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हुए डॉक्टर हसन के पास पहुंचते हैं। देखते ही मुस्कुराते हुए डॉक्टर हसन, अरे शिवभान, 11 बजने ही वाला है, चलो रिसर्च सेंटर क्लास भी लेना है। डॉक्टर शिवभान, हाँ निकलते हैं, अभी 10 मिनट बाकी है, तब तक पहुंच ही जाएंगे। अंततः अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर में कक्ष में पहुंच डॉक्टर शिवभान, आज का विषय है ह्यूमन सेल। डॉक्टर शिवभान, डीएनए का मतलब होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होना। डीएनए एक त्रिकुंडली संरचना होती है, उसमें एक स्टैंड पुराना होता है और दूसरा नया होता है। डीएनए रेप्लिडेंट को स्टार्ट करने से पहले दोनों स्टैंड का चुनन बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हेलिकेज अनवांटेड एंजाइम डीएनए हेलिकेज पर आकर टिक जाता है। हेलिकेज एंजाइम अनवांटेड एंजाइम डीएनए स्टैंड को खोलना स्टार्ट कर देता है। जब डीएनए का स्टैंड दोनों स्टैंड खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन पर टार्जन या एथेन की उपस्थित हो जाती है। इस सिचुएशन को कम करने के लिए टोपोआईसी एंजियोडेर्म डीएनए पर आकर जुड़ जाता है। डीएनए दोनों स्टैंड को एक दूसरे से बिग हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब आरएनए प्रीमर नहीं हटेगा। जब तक आरएनआर नहीं हटेगा, तब तक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसी कंडीशन में एक डीएनए से दूसरे डीएनए का फाउंडेशन हो जाता है। तब बनने वाले डीएनए में एक नया पुराना और दूसरा नया होता है। डॉक्टर सुजात, सर, ह्यूमन बॉडी का निर्माण डीएनए से ही होता है, स्वयं डीएनए की उत्पत्ति कहाँ से हुआ होगा? डॉक्टर शिवभान, अभी तक विज्ञान ने ऐसा खोज नहीं कर पाया, क्योंकि विज्ञान पूर्णतः गुणों और तत्वों के अधीन है। इससे ऊपर का खोज विज्ञान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसकी जानकारी मेरे मित्र डॉक्टर हसन ही बताएंगे। तब तक डॉक्टर हसन का आगमन होता है। डॉक्टर हसन, इसके आगे की खोज शब्दों से नहीं बताया जा सकता, खुद ही परम सत्य को खोजना पड़ेगा। जितने भी वैदिक महापुरुष हैं, उस सब ने एक बात समझाया, संपूर्ण सृष्टि अक्षर परम ब्रह्म में समाया हुआ है। वो कैसे? जहाँ तक मैं समझता हूँ, शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रियों से सूक्ष्म मन,
मन से सूक्ष्म बुद्धि इससे भी अत्यंत सूक्ष्म और परम सत्य है। अब परम का अनुभव ही संपूर्ण मानव सृष्टि का लक्ष्य है। स्वयं का अनुभव ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान यानी समभाव, और ये भाव ही हमें अव्यक्त भाव यानी परम भाव से जोड़ता है, जिसमें अक्षर परम ब्रह्म का वास होता है। संपूर्ण सृष्टि इसी ब्रह्म में समाया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ कक्ष का समय समाप्त होता है। तभी आश्चर्यमय होते हुए डॉक्टर शिवभान, मित्र, क्या वाकई में अक्षर परम ब्रह्म से ही संपूर्ण सृष्टि का उद्गम हुआ है? डॉक्टर हसन, हाँ, यही परम सत्य है। इसी सत्य से जीवन की उत्पत्ति हुई है। जो इस परम अक्षर को जाने बिना इस संसार को छोड़ता है वो अज्ञानी है। डॉक्टर शिवभान, निसंदेह आज हमारा भ्रम टूट गया। इतना कहते हुए अपने गाड़ी पर सवार हो अपने अपने घर को चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर शिवभान अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी घर पर ताला लगा दे डॉक्टर शिवभान, अरे रामू का बाप, मैडम कुछ बता कर गई है? रामू, नहीं डॉक्टर साहब, कुछ बताकर तो नहीं गई, पर ज्यादा देर निकले हुए नहीं हुआ है। तभी बातों ही बातों में डॉक्टर हसन का फोन आता है। डॉक्टर हसन, अरे शिवभान तू है कहाँ? डॉक्टर शिवभान, बस अपने घर पर हूँ। डॉक्टर हसन, जितना जल्दी हो सके अपने हॉस्पिटल पहुँच। डॉक्टर शिवभान, पर बात क्या है? डॉक्टर हसन, जितना जल्दी हो सके घर से निकल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहते हुए फोन कट जाता है। डॉक्टर शिवभान तत्क्षण अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उस दौरान हसन के आंखों में आंसू देख डॉक्टर शिवभान, मित्र, ये क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है? डॉक्टर हसन, मेडिकल कॉलेज से लौटे वक्त देखा कि सड़क पर भयंकर एक्सीडेंट में विभा को बुरी हालत में देख सीधा वहां से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आंखों में आंसू लिए गदगद बाड़ी में डॉक्टर शिवभान, इस वक्त तो कैसी है? डॉक्टर हसन, हम सब विभा को नहीं बचा पाए। डॉक्टर शिवभान, नहीं हसन, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आंखों से टपकते हुए आंसू मानो प्रेम के पौधे को सींच रहे हों। इस कदर घबराए हुए डॉक्टर विभा के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शिवभान, विभा, मैंने कभी नहीं जाना ही नहीं कि आंखों में आंसू भी होते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक खुशी तुमसे जुड़ा है, तो आज ऐसा क्यों सारे फूल एक साथ सूख गए? डॉक्टर हसन, शिवभान, अपने आप को संभालो, जो हो गया उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर शिवभान, मुझे स्वीकार ही नहीं है। अब भी मैं विभा के साथ ही रहूंगा, उसके शरीर को पूर्णतः सुरक्षित रखूंगा। डॉक्टर हसन, क्या करोगे इस मत शरीर का? एक न एक दिन सबको इस शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर शिवभान, हो सकता है एक न एक दिन मेडिकल साइंस अमर होने की विधि खोज ले। डॉक्टर हसन, यह असंभव है। ये कायनात उस खुदा के हाथ में है। सृष्टि का उद्गम और विलय भी परम के अनुसार ही होता है। डॉक्टर शिवभान, क्या जन्म लेने का कारण मृत्यु है? अगर इसलिए जन्म हुआ है तो नहीं चाहिए हमें शरीर, क्योंकि कुदरत ने हमारे लिए मित्र बनाया है। डॉक्टर हसन, अगर गेहूं का बीज अंकुरण लेना बंद कर दे तो एक दिन गेहूं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। याद रहे, ना ही जन्म हमारे इच्छा से हुआ है, ना ही मृत्यु हमारी इच्छा से होगा। अगर मृत्यु हमारी इच्छा से होता तो शायद हम कभी भी न मरते। डॉक्टर शिवभान, तो तुम्हारे कहने का मतलब मेरी पत्नी का मृत्यु परमात्मा की इच्छा के अनुसार हुआ है? तो आज से मैं उनके विरुद्ध हूँ, मैं उनके बिल्कुल नहीं मानता। झल्लाते हुए डॉक्टर शिवभान अपने पत्नी के मृत शरीर को साथ ले अपने गाड़ी पर सवार हो सीधे अपने घर पहुंचते हैं। तब तक पास पड़ोस के लोग एकत्रित हो जाते हैं। उस दौरान रामू काका समझाते हुए, रामू, अब आप लोग देर मत करिए, जल्द से जल्द लकड़ी की व्यवस्था करिए। इतना सुनते ही डॉक्टर शिवभान, कोई जरूरत नहीं है लकड़ी की व्यवस्था करने की, विभा भी हमारे साथ रहेगी। रामू, ये गलत है, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। डॉक्टर शिवभान, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रामू, आज से हम सबसे तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। डॉक्टर शिवभान, अच्छा होगा, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तत्पश्चात भीड़ वहाँ से चली जाती है। इधर डॉक्टर मृत शरीर को सुरक्षित विशेष कमरे में रख देते हैं। उस क्षण विभा का हाथ पकड़ रोते हुए डॉक्टर शिवभान, विभा, मुझ पर भरोसा रखना, जल्द ही उस अमृत का खोज करेंगे जिससे मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सके।
उस रात विभा को देखते ही देखते डॉक्टर साहब गहरी नींद में चले जाते हैं। अगली सुबह पुनः मेडिकल कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी उसी क्षण विभा के पास पहुंच डॉक्टर से विभा देखिए, हम टिफिन लेना ना भूले। अब मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगा। तुम्हारा सारा काम मैं ठीक से कर रहा हूँ। उस क्षण डॉक्टर साहब की आंखें भर जाती है। धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए गाड़ी का गेट खोल उस पर सवार हो सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। तभी मित्र डॉक्टर हसन को देख डॉक्टर शिवभान, मित्र मेरा साथ दीजिए, निश्चय ही हम ऐसे अमृत तत्व का खोज कर ही लेंगे जिससे विवाह को पुनः जीवित किया जा सके। डॉक्टर हसन, ऐसे अमृत तत्व का खोज करना असंभव है। डॉक्टर शिवभान, हमारे वैदिक ग्रंथ से अमृत तत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। क्या उनमें लिखी गई ज्ञान की बातें गलत है? डॉक्टर हसन, वैदिक ग्रंथों की जानकारी पूर्णतः सत्य है, लेकिन वे जिस अमृत तत्व की बात करते हैं उसे बनाया नहीं जा सकता, बल्कि समाधि की स्थिति में हम अनंत से जुड़ते हैं, तब अमृत तत्व यानी आनंद का उद्गम होता है। किसी अमृत भाव का कभी क्षय नहीं होता। डॉक्टर शिवभान, तो क्या मैं पुनः अपनी विवाह को जीवित नहीं कर पाऊंगा? डॉक्टर हसन, जब तक विवाह तुम्हारी थी, तुम्हारे साथ थी, अब नहीं है और तुम्हारी नहीं रही। सच पूछिए तो कोई किसी का नहीं, सब कुछ उस परम का है। यदि अब भी विवाह तुम्हारी है तो जाओ जीवित करो। इसके बदले में परम से तुम्हें क्या मिलेगा, जल्द ही एहसास हो जाएगा। डॉक्टर शिवभान, यदि तुझे परम के बारे में इतनी जानकारी है तो बताओ कहाँ है तुम्हारा परम? डॉक्टर हसन, ये कहाँ भी तुम्हारे परम के अंतर्गत है। वो इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म कहना भी हमारी मजबूरी है। वो इतना बड़ा है, अनंत कहना भी हमारी मजबूरी है। डॉक्टर शिवभान, उस परम को परम कहना भी हमारी मजबूरी है। इतना कहते हुए डॉक्टर शिवभान अपनी गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। उधर डॉक्टर हसन पास ही खड़े सुजात की तरफ देख, डॉक्टर हसन, सुजात, मुझे लगता है अपने मित्र को हम नहीं समझा पा रहा हूँ। सुजात, पर ऐसी बात नहीं है, बल्कि बड़े सर समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए अब समझाना व्यर्थ होगा। डॉक्टर हसन, उसे इस हाल में छोड़ भी नहीं सकते, वो कहीं और भी इस गम में टूट न जाए। सुजात, सर हमें जल्दी ही कोई न कोई तरकीब निकालना होगा। उधर डॉक्टर शिवभान अपने पत्नी विभा के पास पहुंच नम आंखों से बात करते हुए, डॉक्टर शिवभान, विभा, आज मुद्दे के मोड़ पर अकेला खड़ा हूँ। मेरा अजीज दोस्त भी राह पर अकेले छोड़ दिया, फिर भी तुम्हारे प्रेम की बदौलत अपने राह पर मुस्कुराते हुए चल रहा हूँ। देखना, उस परम से अपने विवाह को वापस ले आऊँगा। उस दौरान अपने आंसुओं को पोंछते हुए डॉक्टर शिवभान, बातों बातों में सबसे बड़ी बात बताना भूल गया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब तुम 33 वर्ष की हो चुकी हो और मैं 35 साल का। अब चलो अपने हाथों से ये प्यारा केक काटिए। उस क्षण डॉक्टर शिवभान अपने हाथों विभा का हाथ पकड़ वही केक काटते हैं। डॉक्टर शिवभान, अब अपने हाथों मुझे केक खिलाइए। नम आंखों से केक का स्वाद लेते हुए डॉक्टर शिवभान, और ये पीस तुम्हारे लिए, और इसे भी मुझे ही खाना पड़ेगा। उस क्षण डॉक्टर साहब पत्नी की याद में इस कदर खो गए मानो आंखों से सावन की बूंदें टपक रही हो। तभी अपने आप से बात करते हुए डॉक्टर शिवभान, विभा, आखिर जीवन के राह पर अकेले कब तक खड़े रहेंगे? जब मेरे आंखों में ज्योति ही नहीं तो अब ये आंख मेरे किस काम की? जिस प्रेम के आगोश में बहता चला जा रहा हूँ, क्या इसका किनारा हमें नसीब होगा? इतना कहते हुए उसके आंखों में पुनः प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं। उस क्षण शिवभान की थकी हुई आंखें विभा की यादों में खो जाती है। उस क्षण वो गहरे नींद में चला जाता है। तभी उसे सपना दिखाई पड़ता है, विभा, मेरे हमसफर, जीवन के हर राह पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मृत्यु के बाद तो मैं तुम्हारे हर सांसों में, यहाँ तक कि प्रेम के हर भावों में मैं ही मैं हूँ। अब मुझे इस मृत शरीर में खोजने का कोई मतलब नहीं। आपको भी इसी प्रेम भाव में स्थित होना पड़ेगा। अब मेरा मिलन भावरूपी है। डॉक्टर शिवभान, तो क्या उस भाव में स्थित होने के लिए हमें भी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा? विभा, नहीं, यदि आपने ऐसा किया तो मेरा अंत हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा ही वास है।
इसलिए जिस भाव से देखना चाहोगे उस भाव के रूप में मैं हर जगह मिलूंगी। इन फूलों की खुशबू में, मचलते हुए वृक्षों के पत्ते में, बहते हुए नदियों के लहरों में, जहां देखोगे वहां मैं ही मैं हूँ। तब तक डॉक्टर शिवभान की आंखें खुल जाती है। उस क्षण उसके आंखों में आनंद के मोती टपकने लगे, मानो फूलों पर ओश की बूंदें टपक रही हों। उस दौरान डॉक्टर साहब प्रेम के आगोश में समा इस कदर नाचने लगे मानो पूरा जहां इनके अंदर समा गया हो। सुबह की पहली किरण मानो आनंद का हार बन उनके ललाट को इस कदर सुशोभित कर रहा हो जैसे एक और सूरज का उदय हो गया हो। तभी डॉक्टर साहब आखिरी बार अपनी प्यारी पत्नी विभा का सर चूमते हुए, डॉक्टर शिवभान, वास्तव में आज अंतरात्मा से देख रहा हूं, अब तो शरीर का बंधन भी न रहा। सदैव प्रेममयी भाव रूपी बादल से नित्य निरंतर मन में आनंद की वर्षा हो रही है। इतना कहते हुए मृत शरीर को ले बाहर आते हैं। तभी रामू की तरफ देख डॉक्टर शिवभान, काका मेरा मदद करिए, जल्द से जल्द लकड़ी का व्यवस्था करिए, अब अंतिम संस्कार में देर नहीं होना चाहिए। रामू, डॉक्टर साहब तुरंत व्यवस्था करते हैं। तब तक सारे गांववासी एकत्रित हो अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। तभी डॉक्टर हसन सुजात के साथ डॉक्टर शिवभान के घर पहुंचते हैं। उस क्षण जनता की भीड़ देख घबराते हुए डॉक्टर हसन, अरे अचानक कितनी भीड़, सब कुछ खैरियत तो है? डॉक्टर शिवभान, हाँ मेरे मित्र, आज उस अव्यक्त से अमृत की बूंदें टपक रही है जिसका रसपान कर मेरा रोम रोम खिल गया। आज मेरा प्रेम पूर्ण प्रेम हुआ, अब जाकर अमर प्रेम का आभास हुआ। इतना कहते हुए मृत हसन के गले लग जाता है। ये देख भ्रमित सुजात, सर मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप कौन से अमर प्रेम की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर हसन, जब उस अव्यक्त भाव का आभास होगा तब जाकर अमर तत्व का भली भांत ज्ञान होगा। तब तक दाह संस्कार की व्यवस्था हो जाती है। तभी रामू, अब विलंब मत करिए। सब कांधा देते हैं, धीरे धीरे गंगा घाट की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सब के सब घाट पहुंच जाते हैं। तत्क्षण सारी व्यवस्था हो जाती है। गंगा स्नान कर डॉक्टर शिवभान अपने पत्नी विभा को मुखाग्नि देता है। अंतगत्ता डॉक्टर साहब चिता भस्म ले आगे बढ़ते हैं। ये देख डॉक्टर हसन, मित्र अस्थिया को यहीं विसर्जित कर दीजिए। डॉक्टर शिवभान, नहीं, यहाँ हम नहीं विसर्जन करेंगे। डॉक्टर हसन, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आखिरकार घर के समीप बगीचे में पहुंच जमी पर गड्ढा खोदने लगते हैं। ये देख डॉक्टर हसन, मेरे मित्र यहाँ गड्ढा खोदने का क्या प्रयोजन है? डॉक्टर शिवभान, यहाँ पर वही प्रेम की ज्योति जो मेरे हृदय में आनंद की रोशनी बिखेर रही है, अब यहाँ पर भी अपनी समा बिखेरेगी। इतना कहते हुए उस गड्ढे में वही चिता भस्म डाल देते हैं और उसी में पीपल का पौधा लगा प्रेम के आंसू से सींचता है। ये देख सब के आंखें नम हो जाती है। तभी डॉक्टर शिवभान उस प्रेम रूपी पौधों के पास आनंद रूपी दिया जला अमृत भाव में स्थित हो जाता है। उस क्षण उस अमृत भाव का रसपान कर सबके आंखों से आनंद के आंसू टपकने लगते हैं। तभी डॉक्टर हसन अपने मित्र के पास पहुंच भावुक हो, डॉक्टर हसन, आज तो उस अव्यक्त भाव में स्थित हो गया है जहां से नित्य निरंतर अमृत की बूंदें टपक रही है। ओ बूंद बूंद से मिल गया, अब तो शरीर का यात्रा समाप्त हुआ। इतना कहते हुए अपने मित्र के गले लग जाता है। मैं सुनील तिवारी, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।